Okay, hello everyone, welcome to the fifth lecture of रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर्स अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कवर किया है, ठीक है। पहला लेक्चर में था इंट्रोडक्शन, फिर आपका कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजिस था, हाइपोथेसिस थे, और कई सारे टॉपिक्स को हमने अभी तक कवर किया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं भी समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताओ क्या नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे मैं रिजॉल्व करवाऊंगा। बट आई होप आपको वीडियो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आज हम लोग बढ़ेंगे अपने फिफ्थ लेक्चर में, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना लेट किए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब कवर कर लिया है, एमएलए वगैरह, एपीआई स्टाइल। आज हम लोग कवर करेंगे क्या, आईसीटी। आज हम लोग शुरू करेंगे आईसीटी, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट एनालिसिस एंड पब्लिकेशन, ठीक है। ओके, यहाँ से शुरू है। एक मिनट, आईसीटी कहाँ से शुरू है? देखिए आपका यहां से शुरू है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आईसीटी को क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्लेज अ वाइटल रोल एंड फंडामेंटल रोल इन मॉडर्न रिसर्च। देखो आईसीटी मतलब क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब क्या है, आईसीटी है, ठीक है ना। तो आईसीटी एक फंडामेंटल और वाइटल रोल प्ले करता है एक मॉडर्न रिसर्च में, ठीक है। आजकल जो भी रिसर्च होता है, आप चाहे कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हो, जिसको और आपको एमएस वर्ड किस में चलेगा? आपका एमएस वर्ड लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलेगा, तो आपको उसके लिए भी आईसीटी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग एवरी स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल लिटरेचर रिव्यू टू फाइनल पब्लिकेशन। देखो जहां आप, जब तक आप चाहे लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, चाहे आप अपने रिसर्च के इनिशियल स्टेज में हो, अभी आपका लिटरेचर रिव्यू ही चल रहा है, चाहे आप फाइनली पब्लिकेशन स्टेज तक पहुंच चुके हो, जहां पर आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया, अब आपको उसको पब्लिश करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में बदलना है, उसके लिए भी आपको आईसीटी का दरकार पड़ता ही है, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड्स रिसर्चर विथ पावरफुल टूल्स for managing information, collecting and analyzing data and collaborating with peers। देखो अब जरूरी नहीं है कि रिसर्च आप अकेले कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया कि रिसर्च दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल रिसर्च होता है, एक कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप जो आज रिसर्च लिखे, आप जो पेपर लिखे, आप उसको अपने दोस्त के या अपने कलीग के घर देने जाओगे। आजकल कोई ऐसा नहीं करता। आजकल क्या होता है कि एमएस वर्ड या जो मॉडर्न टूल्स है उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और सबको कोलैबोरेटर के तौर पर उस पर ऐड कर दिया जाता है, सब उस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो ये जो आजकल का जो मॉडर्न टूल है वो हम लोग को अलाउ करता है कोलैबोरेटली रिसर्च करने के लिए, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी बिफोर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस से पहले एप्लीकेशंस क्या होता है आईसीटी का? आईसीटी सिंप्लीफाइज द फाउंडेशनल स्टेजेस ऑफ रिसर्च, मेकिंग देम मोर एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देखो आईसीटी क्या करता है, आपका फाउंडेशनल स्टेजेस जो होते हैं रिसर्च के, उनको ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। देखो अब जो फाउंडेशनल स्टेज में क्या होगा, आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट करोगे, ये सब करोगे, तो उसमें आपका आईसीटी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। अब मान लो आप लिटरेचर सर्च कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको नया नया टूल्स चाहिए, जो हम लोग अभी आगे ही देखेंगे। देखो लिटरेचर सर्च, ट्रेडिशनल मैनुअल सर्चेस इन लाइब्रेरीज वेर टीडीएस एंड लिमिटेड। देखो अब पहले के जमाने में जब आईसीटी नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरीज जाते थे, लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे या रिसर्च पढ़ते थे, रिसर्च पेपर्स पढ़ते थे। तो वहां पर मतलब तुम अपने घर से कहीं लाइब्रेरी दूर जाओगे, अब हर लाइब्रेरी में रिसर्च पेपर भी नहीं होगा, फिर तुम ढूंढोगे, बहुत ही टेडियस टास्क हो जाता था, ठीक है ना। नाउ रिसर्चर यूज ऑनलाइन इंजन्स एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस टू फाइंड स्कॉलरली लिटरेचर क्विकली। देखो आजकल तो जो नया टूल्स है, जो नया वेबसाइट्स है, जैसे कि हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, शोध गंगा, शोध सिंधु, ये सब क्या है, ये मॉडर्न नया लिटरेचर या स्कॉलरली रिसर्च लोग को ये अपने अंदर एक रिपोजिटरी है। नया रिसर्च जो होता है या कोई भी रिसर्च होता है, वो यहाँ पर जरूर सेव होता है शोध गंगा में। तो आपको क्या कहीं जाना भी नहीं, आप अपने घर में बस आपके पास इंटरनेट है, तो आप इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आईसीटी कितना हेल्प करता है लिटरेचर सर्च में, ठीक है।
पहला होता है शोध गंगा। शोध गंगा जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, वो एक रिपोजिटरी होता है, ठीक है। एक रिपोजिटरी है इंडियन थेसिस एंड डिसर्टेशंस का, ठीक है। फिर गूगल स्कॉलर क्या, ब्रॉड सर्च इंजन फॉर स्कॉलरली लिटरेचर अक्रॉस डिसिप्लिन्स। देखो, गूगल स्कॉलर भी एक शोध गंगा की तरह एक आपका रिपोजिटरी बोल सकते हो या एक सर्च इंजन बोल सकते हो। अब गूगल बनाया तो ओवरऑल वर्ल्ड में है, ठीक है। गूगल का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। तो ये गूगल स्कॉलर को पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है अपना रिसर्च को स्टोर करने के लिए या रिसर्च को पढ़ने के लिए, लिटरेचर सर्च करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि गूगल स्कॉलर जो है आपका बहुत हेल्प करता है ओवरऑल वर्ल्ड से रिसर्च को पढ़ने के लिए। तो ये भी एक शोध गंगा की तरह ही है, बट ये ऑन दी वर्ल्ड लेवल है, ठीक है ना। शोध गंगा इंडियन थीसिस के लिए, ठीक है। एंड मेंडली एंड एंड नोट, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक रिव्यू लिटरेचर। ये आपके जो लिटरेचर जो आप पढ़ रहे हो उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ट्रैक करने आपका हेल्प करते हैं। अगर आप ट्रैक करके चीजों को रखोगे तो आपका कम टाइम और कम एफर्ट में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, ठीक है। Data collection, ICT has revolutionized data collection by enabling the use of digital tools। देखो, अब जैसे मैंने पहले भी बताया, डेटा कलेक्शन आप पहले मान लो रिसर्च करते होगे 1990s या 1880s में, तो आपको क्या करना पड़ता होगा, एक पेपर, एक कॉपी, पेन हमेशा अपने साथ कैरी करना पड़ता होगा। लेकिन आजकल के जमाने में जो नए गूगल फॉर्म्स है, चाहे आपका नया MS वर्ड है वगैरह, ये सब जो है आपका मोबाइल में भी आ गया है। मतलब लैपटॉप तो अब छोड़ो, आजकल मोबाइल में भी आ गया, आप तुरंत अपना डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। टूल्स लाइक गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी अलाउ रिसर्चर्स टू कलेक्ट डेटा एफिशिएंटली। अच्छा, अब आप रिसर्च कर रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ आपका रिस्पॉन्डेंट्स है, मतलब आपका ऑडियंस जो है वो लार्ज है, आपका पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल फॉर्म बना सकते हो, सर्वे मंकी का फॉर्म बना सकते हो। इससे आप लोगों का सर्वे बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। आपको घर घर जाके सर्वे नहीं करना पड़ता है। दिस मेथड इज कंसिडर्ड अ ग्रीनर टेक्नोलॉजी एज इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेपर। देखो, इसको ग्रीनर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले आप सर्वे करते थे तो आपको पेन एंड पेपर चाहिए रहता था, एक फॉर्म आप प्रिंट करते थे, उसको सब जगह घर में जाके बांटते थे, फिर उसको कलेक्ट करते थे। कितना पेपर बर्बाद हो रहा है, कितना समय बर्बाद हो रहा है। पर आजकल क्या है, आप व्हाट्सएप पे भी गूगल फॉर्म को भेज सकते हो और सबसे रिस्पॉन्सेज ले सकते हो, ठीक है। एडवांस टेक्निक्स, रिसर्चर यूज वेब स्क्रैपिंग एंड डेटा फ्रॉम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस टू गैदर वास्ट ग्रेनुलर डेटा सेट्स। अच्छा देखो, अभी आपको मान लो डेटा चाहिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में, तो आप एक एक करके लिखोगे या आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। अब वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, वेब स्क्रैपिंग एक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है ना, पाइथन में होता है बेसिकली। और जिसमें आप क्या करोगे, आप कुछ कोड लिखोगे और आप जो वेबसाइट को मेंशन करोगे उससे वो पूरा डेटा आपके लिए ले आएगा। सोचो कितना आसान है, बस आपको पूरा डेटा पढ़ना भी नहीं, वो आपके लिए डेटा ला के अपने जहां भी आप रिपोजिटरी में आप सेव करना चाहते हो वहां सेव करवा देगा, ठीक है। फिर IoT से आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या जैसे कि मोबाइल स्मार्ट वॉचेस रहता है, मोबाइल फोन्स है, इन सब से भी आप जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ ICT ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस के समय एप्लीकेशन क्या होता है ICT का, ICT provides powerful software tools that enhance the rigor and validity of data analysis। देखो, ICT जो होता है वो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर टूल्स को जो एनहेंस करता है आपका रिगर और वैलिडिटी ऑफ डेटा एनालिसिस को, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिक सॉफ्टवेयर अलाउज रिसर्चर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एनालिसिस that were previously impractical। The tools that can perform techniques like t-test, ANOVA, multiple regression, providing quick access and accurate research। Example include SPSS and R। देखो, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मान लो कि आपको बड़ा बड़ा डेटा से ग्राफ बनाना है, तो पहले के जमाना में इम्पॉसिबल हो जाता था, इम्प्रैक्टिकल हो जाता था आपको डेटा बनाना। आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको कितना डेटा को पढ़ना पड़ेगा, उसको एक ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आजकल क्या है, आर नाम का सॉफ्टवेयर है, फिर शायद आप जानते हो कि मैथलैब नाम का भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सब जो क्या करता है, आप डेटा इसमें डालो, वो आपके लिए ग्राफ बना के दे देगा, आपके लिए डेटा सेट, आपके लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना के दे देगा। तो कितना आसान हो गया है मॉडर्न टूल से, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर लाइक एनवीवो assist researcher
in organizing, coding, analyzing quantitative data from interviews or फील्ड नोट्स. इट हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड थीम्स मोर एफिशिएंटली. अब देखो, एन वीवो नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो रिसर्चर को क्या अलाउ करता है कि आप अपने क्वालिटेटिव डेटा को, जो कि आप इंटरव्यूज या सर्वेज या नोट्स से लाए हो, क्वालिटेटिव डेटा मतलब क्या, जिसमें नंबर कम हो, क्वालिटी में ज्यादा फोकस हो रहा हो. क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर ज्यादा हो, जो हम आपको पहले भी बता चुके. ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा को आपको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत आसान कर देता है. ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है पैटर्न को. ठीक है ना. और जैसे मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो कि बच्चे लोगों में किस तरीका से पढ़ाई करवाया जाए ताकि वो और एफिशिएंटली याद रख सके, तो अब आप अलग अलग बच्चे पे सर्वे करोगे तो अलग अलग का अलग अलग रिजल्ट आएगा, बट आप उसमें एक पैटर्न ढूंढने में आपका हालत खराब हो जाएगा. बट ये जो सॉफ्टवेयर है एन वीवो, वो आपके लिए पैटर्न ढूंढ लेता है मोर एफिशिएंटली. तो कितना आसान हो गया आईसीटी के लिए. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट सर्च क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट सर्च डिजिटल टूल्स एनेबल रिसर्चर्स टू यूज द सर्च और find function to quickly locate specific keywords or phrases within the documents, which is more effective for evaluating relevance and conducting quantitative analysis, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन एन इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट. देखो, जो कंटेंट रिसर्च क्या है, देखो आप मान लो कि आप कोई डेटा को पढ़ रहे हो, देखते हो आप, मान लो आपने कभी अगर पीडीएफ को ओपन किया होगा, आजकल कोई भी आप चाहे मोबाइल में ओपन करो, चाहे आप आपका क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउजर है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो मॉडर्न इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें अगर आप ओपन करोगे तो आपका एज एज जो वेब ब्राउजर है, उसमें अगर आप ओपन करोगे तो ऊपर एक सर्च का टूल आता है, आपको सब टूल दे देगा. मान लो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करना है, मान लो आपको सर्च करना है कैट के बारे में, आप कैट के बारे में रिसर्च कर रहे हो और एक टाइप ऑफ कैट होता है उसके बारे में सर्च करना. आप पूरा, पहले के जमाने में क्या होता, आप पूरा पेपर को पढ़ते फिर से, लेकिन आजकल नहीं, आप उस सर्च में क्लिक करोगे, आप लिखोगे उस, वो नाम को लिखोगे, वो बता देगा किस पेज में वो कीवर्ड है, आपको उस पेज तक ले जाएगा, आपको उस कीवर्ड को हाईलाइट करके दिखा देगा. तो कितना आसान हो गया है ना, कंटेंट सर्च भी बहुत आसान हो गया है. तो ये था एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एनालिसिस, मतलब जब हम लोग एनालिसिस करें. अब पोस्ट एनालिसिस मतलब जब आप एनालिसिस कर लिए अपना, अब आप पब्लिकेशन करोगे, जब आप पब्लिश करना चाहते हो अपना, मतलब आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया, अब आपको उसको पब्लिश करना है. ठीक है, आफ्टर द डेटा एनालिसिस इज कंप्लीट, आईसीटी कंटिन्यूज टू बी इनवैल्यूएबल फॉर रिपोर्टिंग एंड डिसेमिंग रिसर्च. देखो, अब आप चाहे आप एनालिसिस कर लियो या आप एनालिसिस कर, आईसीटी का तो बहुत ही काम रहता है. ठीक है ना. तो अब जो आप एनालिसिस करने के बाद आपको जब आप पब्लिश करना है तो उसके लिए देखो आप कहाँ कैसे आईसीटी काम देगा. रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, इंस्टेड ऑफ मैनुअली टाइपिंग साइटेशंस, रिसर्चर नाउ यूज रेफरेंस management softwares to automatically generate bibliographies and in-text citations in various styles. APA MLA software like EndNote, Zotero, and Mendeley ड्रास्टिकली इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी. देखो, अब जब आप बिब्लियोग्राफी लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, आपको एपीए स्टाइल या एमएलए स्टाइल को फोकस करना पड़ता है. ठीक है ना. आपको जब साइटेशंस लिखना पड़ता है, बिब्लियोग्राफी लिखना पड़ता है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपका एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं. आपको ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट दे देंगे, या आपको मतलब होता है ना कि आप आधा लिखे उसको पूरा कंप्लीट, जो ऑटो कंप्लीट होता है. तो ये सब बहुत ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा. एंड नोट, जोटेरो और मेंडेली. ठीक है ना, इन सब का नाम याद रखना क्योंकि ये सब आ सकता है. ठीक है. आर्टिकल्स एंड थेसिस डिस्कशन. अब आर्टिकल्स और थेसिस डिस्कशन, मान लो कि अब आपको अब आप रिसर्च अपना कर लियो. ठीक है ना. अब आपको उसको डिस्कस करना है. ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट पब्लिश कर लोगे, आप एक्सपर्ट के एडवाइस लोगे अपना, और रिसर्चर और एक्सपर्ट से आप उसको शेयर करोगे. ठीक है ना. तो रिसर्चर, देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव transformed scholarly communication. Researchers, supervisors, and experts can now share material, provide comments, and discuss research findings on platforms like ResearchGate and academia.edu. These sites allow researchers to monitor पेपर्स एंड फॉलो दी वर्क ऑफ अदर्स इन देयर फील्ड. देखो, अब कुछ पहले के जमाने में मान लो कि आप रिसर्च कर रहे होते, आपको
एक्सपर्ट्स या रिसर्चर से जो है आपका रिसर्च को है रिव्यू करवाना रहता, तो आपको पहले उनको ढूंढना रहता, फिर आपको उनसे कांटेक्ट करना रहता, बहुत ही मुश्किल हो जाता। बट आजकल जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म है वो रिसर्च गेट या एकेडमिया डॉट एडू नाम का जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म से ये आपको अलाउ करता है, जैसे फेसबुक में आप डेटा डालते हो वैसे आप रिसर्च अपना यहाँ डाल सकते हो। आपके जो दूसरे रिसर्चर है वो आपसे कोलैबोरेट कर सकते हैं या आपके रिसर्च पेपर पे कुछ अपना कमेंट दे सकते हैं, जिससे आपको भी हेल्प होगा, ठीक है ना। आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगा आराम से। प्लेगरिज्म डिटेक्शन, अब भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन के बिना कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होता। आईसीटी हैज मेड इट इजियर टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर सच एज Turnitin, Grammarly, and DupliChecker can scan submitted articles and theses, comparing them against vast databases of existing literature to identify unoriginal content। अब देखो कुछ कुछ जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जैसे कि टर्निटिन है, ग्रामरली है, डुप्ली चेकर है, ये सब आपको हेल्प करते हैं प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। ग्रामरली का तो आप एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको हेल्प करता है अपना ग्रामर को या आपके जो प्लेगरिज्म है उसको चेक करने के लिए, ठीक है ना। जो प्लेगरिज्म के भी अगर मान लो आपका प्लेगरिज्म कुछ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप रिसर्च करोगे तो आपका उसमें प्लेगरिज्म चेक होगा। अगर आपका प्लेगरिज्म कुछ परसेंट है तो वो अलाउ हो जाता है, बट उससे ज्यादा हो तो आपको ये रिसर्च रिजेक्ट भी हो सकता है। आप सोचो आप इतना मेहनत किया और आपका रिसर्च ही रिजेक्ट हो गया, क्या फायदा। तो आपका जो ये मॉडर्न प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प कर रहे हैं पहले प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, तो कितना आसान हो गया है ना। फिर जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, the submission and peer review process for academic journal are now largely web based। electronic manuscript management system reduce the time for submission, minimize miscommunication, and improve the overall efficiency and the quality। Peer review process for both authors and editors, major publisher like Elwire and Wiley use such systems। देखो अब जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन के लिए भी आपका कुछ कुछ ऑनलाइन जो आपका है, मान लो आपको अब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है, आपका रिसर्च हो गया, अब आपको मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट करना है रिव्यू के लिए, तो उनके लिए भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे पब्लिशर है, एलवाइसर है या वाइली है, जो आपके लिए पब्लिश कर देंगे, आपके लिए सब कुछ हैंडल कर लेंगे पब्लिशिंग का। आपको उतना मेहनत, पब्लिशिंग भी बहुत मेहनत का काम है, ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद पब्लिश करना भी उसको एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है। तो ये जो कंपनीज है ये आपसे कुछ पैसे लेंगे, उसके बदले आपके लिए ये काम कर देंगे, आपका पब्लिश कर देंगे रिजल्ट, आपका रिसर्च को पब्लिश कर देंगे अच्छे से, मतलब सब कुछ चेक करके, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स, research ethics are the moral principle that guide the conduct of research, ensuring integrity, accountability, and the well-being of all involved। The principle of vital maintaining public trust, protecting participants, and upholding the credibility of research। देखो अब कुछ कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम लोग को फॉलो करना रहता है, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या क्या एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखो आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, आप उसमें कुछ गलत डेटा अपने, मान लो आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आप सोचे कि हमको जल्दी कंप्लीट करना है, हमको अपना पीएचडी जल्दी लेना है, उसके चलते आप गलत डेटा को भी बिना रिसर्च किए उस पर आप उसका रिजल्ट को फॉल्सली दिखा दे रहे हो, तो वो एक गलत है, ऑनेस्टी नहीं है उसमें, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, तो इसलिए ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए रिसर्च में, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, देखो अब आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस मतलब क्या था कि आपका खुद का सोच, आपका रिजल्ट को इफेक्ट ना करे, आपका जो रिसर्च है वो उसमें कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इंटेग्रिटी मतलब एक्ट सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, एक्ट विथ मतलब आप एक इंटेग्रिटी हो आपके रिसर्च में, आप सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम ले, ठीक है ना, ना कि रेकलेसली कोई काम कर दे, ठीक है। केयरफुलनेस होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए आपको रिसर्च में। फिर रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब मान लो कि दूसरे के रिसर्च को आप यूज कर रहे हो बिना उसको साइटेशन दिया, दूसरा का पूरा रिसर्च को आप अपने में कॉपी करके डाल दे रहे हो, तो वो भी आप दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको फॉलो करना है, ये सब चीज को मतलब इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब एथिक्स है रिसर्च के। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए आपके रिसर्च में, प्राइवेसी होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप
दूसरों से अपना इंफॉर्मेशन को बचाओगे जब तक आपका पब्लिश ना हो जाए। पब्लिश होने के बाद वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होना चाहिए। मान लो कि आप किसी लोगों से डेटा ले रहे हो, मान लो कि आप लोगों ने एक कुछ पब्लिक को जुगाड़ किया, उससे डेटा कलेक्ट किया, किसी आप वैक्सीन के बारे में रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपने बिना उनको कॉन्सेंट के डेटा ले लिया, तो वो चीज गलत है ना। आपको कॉन्सेंट लेना है उनका, जो भी आपका पार्टिसिपेंट हो रिसर्च में उनका कॉन्सेंट रहना है। अब जो जो पार्टिसिपेशन है उनको जो है कोई हार्म नहीं होना चाहिए आपके रिसर्च से, ठीक है ना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिरिंज यूज्ड वाला सिरिंज ही उस पर यूज कर ले रहे हो ब्लड कलेक्ट करने के लिए, तो उसको कोई बीमारी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अवॉइड हार्म करें, मतलब जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप किस तरीका से सोसाइटी और वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है ना। एक जो आपका रिसर्च है वो सोशल हो, ठीक है ना, ये जो इंसानों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपका रिसर्च हो रहा हो। आपके जानवरों के प्रति भी एक वेलफेयर होना चाहिए कि आपका रिसर्च जो हो रहा है वो जानवरों को भी हेल्प करे, ना कि उनको बर्बाद करे। जैसे बहुत लोग होता है ना, रैट्स पे रिसर्च करते हैं, तो वो सब चीज गलत है। एनिमल को क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एथिकल अप्रोचेस क्या क्या होता है? डेनोटोलॉजिकल अप्रोच फोकसेस ऑन मोरल ड्यूटीज एंड रूल्स, मतलब ये मोरल ड्यूटीज और रूल्स को मैं फोकस करते हैं, ठीक है ना। इन सबको बस याद रखना, ठीक है ना, इन सब के टर्म्स याद रखना। मतलब डेनोटिकल रिसर्च अप्रोच मतलब क्या? जो फोकस करे आपका मोरल ड्यूटीज और रूल्स में, ठीक है। यूटिलैटरिज्म मतलब क्या? इवेलुएट्स एन एक्शन बेस्ड ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आपके एक्शन को इवेलुएट कर रहा है कॉन्सिक्वेंस के लिए। अब आप कुछ करें और उसका गलत परिणाम हो गया, वैसा चीज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? यूटिलैटरिज्म अप्रोच, ठीक है ना। फिर एथिकल स्केप्टिज्म होता है, ठीक है ना। व्यू ethical standard as relative to cultural and temporal context, suggesting that there are no universal technical truths। देखो, आपका जो है एथिक होना चाहिए, बेसिकली ये बोल रहा है कि आप में एथिक्स होना चाहिए, आपके रिसर्च में जो है एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्कॉलरली कम्युनिकेशन एंड मैट्रिक्स में, ठीक है। देखो, रिसर्च कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग्स थ्रू वेरियस फॉर्मेट्स ईच विद अ डिफरेंट पर्पस, मतलब रिसर्चर जो अपने फाइंडिंग्स को जो है कम्युनिकेट करते हैं वेरियस फॉर्मेट्स में, ठीक है ना, मतलब विथ अ डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस से, ठीक है। अब रिसर्च आर्टिकल अ पेपर बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च एंड डेटा। रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? एक पेपर होता है जो ओरिजिनल रिसर्च और डेटा पे बेस्ड होता है, ठीक है। इट फॉलोज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक मेथोडोलॉजी होता है। मेथोडोलॉजी मतलब आप कैसे उस काम को कर रहे हो, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर उससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इट अंडरगोज अ रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस बिफोर पब्लिकेशन। अब इसको जब हम लोग पब्लिश करने वाले रहते हैं, मतलब हम लोग पब्लिकेशन के लिए पब्लिशर को सबमिट करते हैं, तो वो इनका रिगरस पीयर रिव्यू करते हैं, मतलब अच्छे से इसको रिव्यू करते हैं, इसमें कोई गलती कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद ये रिसर्च आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल रिसर्च और डेटा से बना हुआ होता है, ठीक है। अब रिसर्च रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? रिव्यू आर्टिकल अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक। देखो, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी होता है एग्जिस्टिंग रिसर्च में। अब पहले से कोई रिसर्च ऑलरेडी कर लिया गया है, ठीक है, अब उसमें रिव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में रिव्यू वीडियोस, कोई कोई फिल्म में रिव्यू वीडियोस बनाते हैं या किसी चीज में रिव्यू वीडियो बनाते हैं, वैसे रिव्यू आर्टिकल भी होता है। मतलब उस रिसर्च में जो पहले से किया गया है, या तो उसके लिए और भी इंफॉर्मेशन हम लोग बना रहे हैं, या तो हम लोग उसमें कुछ गलती या खामी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको उसको रिव्यू करें वो सही है कि नहीं, ठीक है, और उससे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इट डज नॉट प्रेजेंट न्यू डेटा बट synthesizes एंड एनालाइजेस प्रीवियस फाइंडिंग्स। इसमें कोई नया डेटा हम लोग को नहीं मिलता है, पर जो पहले से डेटा रहता है उसको हम लोग अच्छे से सिंथेसाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उससे प्रीवियस फाइंडिंग को, मतलब उसको पढ़ते हैं अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। The types include narrative review, सिस्टेमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अब इसका क्या क्या टाइप होता है? इसका टाइप होता है आपका नैरेटिव रिव्यू होता है, सिस्टेमैटिक रिव्यू होता है, मेटा एनालिसिस होता है। ये कुछ कीवर्ड है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंसेज एंड सिंपोजियम्स। कॉन्फ्रेंसेज एंड सिंपोजियम्स क्या होता है? फॉर्मल गैदरिंग वेयर रिसर्चर प्रेजेंट देयर वर्क। अब ये कुछ फॉर्मल गैदरिंग सोचे, देखो आप रिसर्च तो कर लियो लोग, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप रिसर्च किए हो कि नहीं, आपका रिसर्च से कोई फायदा हुआ है कि नहीं? तो आप कॉन्फ्रेंसेज और सिंपोजियम्स करते हो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? अ लार्ज स्केल मीटिंग with keynote speeches, presentations and discussions on a broad topic। देखो ये लार्ज स्केल मीटिंग होता है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं आपके कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, जहां पर आप कीनोट देते हो, स्पीच देते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, अपना डिस्कशन करते हो, उनसे पूछते हो कि आपका क्या विचार है इसमें। मतलब एक डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है ब्रॉड टॉपिक में, मतलब जो आपका रिसर्च टॉपिक था उस पर ब्रॉडली आपका डिस्कशन होता है, उसी को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस। सिंपोजियम क्या होता है? अ मोर फोकस्ड गैदरिंग वेर experts give short presentations on a specific subject followed by a Q&A। देखो अब कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लार्ज स्केल में होता है, बट सिंपोजियम आप बोल सकते हैं छोटा स्केल में। मान लो 10-20 रिसर्चर आए, आप उनके साथ एक गैदरिंग किए जहां पर आप अपना शॉर्ट प्रेजेंटेशन को दिए और आप Q&A सेशन किए, ताकि आपको भी पता चले कि आपके रिसर्च में कोई गलती है या नहीं, या आपका रिसर्च किस लेवल तक वैलिड है, ठीक है। वो सब के लिए सिंपोजियम का यूज किया जाता है। फिर कोलोकियम क्या होता है? एन एकेडमिक सेमिनार फॉर वेल एडुकेटेड बट नॉट नेसेसरी स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। अब देखो ये दोनों तो स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए, रिसर्चर के लिए, जो आपके ऑलरेडी मतलब जो टॉपिक पे आप काम करो उस टॉपिक पे काम किए हुए लोग हैं। बट कोलोकियम क्या होता है? जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो जनरल ऑडियंस है, जो उतने मतलब उतना नॉलेज नहीं बट थोड़ा बहुत नॉलेज उनको, उनके लिए होता है कोलोकियम, ठीक है ना। उनके लिए गैदरिंग होता है जिसको हम लोग कोलोकियम बोलते हैं। अब वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। वर्कशॉप क्या होता है? एन इंटरैक्टिव सेशन फोकस्ड ऑन हैंड ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। वर्कशॉप मतलब जहां आपको कोई स्किल सिखाया जा रहा है, मान लो कोई कारीगरी सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना, आपको कोई रिसर्च करना सिखा रहा है, आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, कोई भी चीज का वर्कशॉप होता है, ठीक है। सेमिनार क्या होता है? फॉर्मल प्रेजेंटेशन बाय एक्सपर्ट्स टू अ स्मॉलर ऑडियंस ऑफन विथ एक्टिव डिस्कशन। ये एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है एक्सपर्ट के साथ, और एक स्मॉल ऑडियंस भी हो सकते हैं या एक्सपर्ट्स हो सकते हैं इसमें खाली, ठीक है, जिसमें एक एक्टिव डिस्कशन होता है, मतलब आपसे वो कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनसे कुछ सवाल पूछोगे, आप उनके सवालों का जवाब दोगे, तो एक एक्टिव डिस्कशन होता है, ठीक है। अब रिसर्च मेट्रिक क्या होता है? आपका आखिरी टॉपिक है, ठीक है, रिसर्च मेट्रिक। दिस इंडिसेस मेजर्स द इम्पैक्ट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च और पब्लिकेशन। ये कुछ कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ कुछ मेट्रिक्स होते हैं। देखो मेट्रिक्स मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग आपको मान लो एक टेस्ट लिए, तो हम लोग आपको देते हैं ना 1 से 100 में नंबर, तो वैसे ही रिसर्च के लिए भी कुछ नंबर होता है, ताकि पता चले वही रिसर्च कितना अच्छा या खराब है, ठीक है। अब इम्पैक्ट फैक्टर पहला मेट्रिक होता है, ठीक है। अ जनरल लेवल मेट्रिक दैट measures the average number of citations per article published in that journal over a specific period। देखो साइटेशन मतलब क्या? मतलब आपके आपके रिसर्च को कितने लोगों ने यूज किया, ठीक है, आपके रिसर्च को कितने लोगों ने साइट किया, ठीक है, उसको बोला जाता है साइटेशन। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या करता है? एक जनरल जर्नल लेवल मैट्रिक होता है, ठीक है ना, जो कि मेजर करता है कि एवरेज, मतलब एवरेज निकालता है कि कितने लोगों ने आपके साइट, आपके रिसर्च या आपके आर्टिकल को जो है साइट किया अपने रिसर्च में, उससे आपका वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है इम्पैक्ट फैक्टर। अब एच इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है? an author level metric that reflects both productivity and citation impact। An author has an H index of H uh, if H of their papers have एटलीस्ट एच साइटेशन इच, ठीक है। एच इंडेक्स मतलब ऑथर के लेवल पे, मान लो आप एक ऑथर है, तो आपने कितना रिसर्च किया, आपका रिसर्च कितने लोगों के काम आया है, कितने लोगों ने इसको साइट किया है, कितना उससे प्रोडक्टिविटी हुआ है, वो सब के लिए एच इंडेक्स होता है, ठीक है ना। इसमें एच एच करके कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जी इंडेक्स क्या होता है? एन ऑथर लेवल मेट्रिक दैट कंसिडर्स द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस। ये भी आपके ऑथर लेवल का ही होता है, ये भी आपके साइटेशंस का ही एवरेज नंबर को निकालता है, ठीक है। एन ऑथर हैज अ जी लेवल इंडेक्स विद जी पेपर्स रैंक्ड बाय साइटेशंस हैज एन एवरेज ऑन एटलीस्ट जी स्क्वायर साइटेशंस। ये कुछ फॉर्मूले हैं उनके, मतलब ये दोनों सिमिलर है, बस इसमें एच 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 यूज होता है, इसमें जी यूज होता है, ठीक है ना।
जबकि दोनों ऑथर लेवल का है और दोनों में प्रोडक्टिविटी, अच्छा देखो इसमें प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन दोनों था, इसमें खाली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन है, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में। अब I10 इंडेक्स क्या है, ऑथर लेवल, ये भी एक ऑथर लेवल का मेट्रिक होता है, मतलब आप एक ऑथर को स्कोर दिया जाता है, ठीक है, जो कि काउंट करता है, दैट काउंट्स द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विद एटलीस्ट 10 साइटेशंस, मतलब ये नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, आपने कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस किए उसके लेवल पे आपका स्कोर होता है, ठीक है ना। ये जनरल नहीं होता है, ये हर जगह नहीं यूज होता है, बस ये गूगल स्कॉलर में यूज होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये I10 जो है वो बस गूगल स्कॉलर के लिए है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पब्लिकेशंस को काउंट किया जाता है। तो आपका फाइनली रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसका वन शॉट भी लेकर आऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ड्रॉप करना, और इन जो ये जो दो ग्रुप है इनको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।